Yes, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Dear students, how are you? I hope that all of you are doing good and enjoying the best of your life. आज हम एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो नॉवल डिस्कस करेंगे 20th सेंचुरी का एक शाकार नॉवल जिसने जेम्स हिल्टन को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। वो कौन सी ऐसी रीजंस थी कि जेम्स हिल्टन जैसा एक आम सा नॉवलिस्ट गुड बाय मिस्टर चिप्स लिखने के बाद दुनिया भर की नज़रों में आ गया? क्या ऐसा खास है जी गुड बाय मिस्टर चिप्स में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। कंप्लीट रिव्यू ऑफ द स्टोरी हम लेंगे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। As you know कि this novel is a part of second year English syllabus and the second year exams are getting closer। तो वो स्टूडेंट्स जो कि सेकंड ईयर के इंग्लिश के पेपर में अपेयर होने वाले हैं, ये जो वीडियो है वो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। इम्पोर्टेंट ईयर्स मैंने डिस्कस किए हैं, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके आने वाले टेस्ट जो होते हैं डिफरेंट किस्म के उनमें पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को मैंने डिस्कस किया है। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स तकरीबन ऑल ही जो तमाम प्रिंसिपल्स हैं 5-6 प्रिंसिपल्स जो हैं ब्रॉकफील्ड की ज़िंदगी में, जो मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी में जो ब्रॉकफील्ड में जो है ना है, उनको मैं डिस्कस किया है। और फिर मैंने डिस्कस किया है इंपॉर्टेंट इवेंट्स को जो कि जिन पर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मेरी एक एडवाइस है आपको कि आप अपने पास एक कॉपी और पेंसिल रख लें, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और ये पॉइंट्स अगर आपने अभी तक नॉवल को कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, बिल्कुल नॉवल के बारे में आपको पता ही नहीं है, तब भी आपके ये पॉइंट्स बड़े आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। सो लेट्स गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। जी, पहली स्लाइड है हमारी और इसमें हमारे पास है कि दिस नॉवल वॉज पब्लिश इन 1934। 1934 में जो है ना वो पब्लिश हुआ था। जैसे मैंने बताया कि ये 20th सेंचुरी का नॉवल है, यानी आज से तकरीबन कोई 88-90 ईयर्स पहले जो है ना ये पब्लिश हुआ था। और इट इज़ नॉट अ नॉवल, अमूमन हम इसको नॉवल मैं भी नॉवल कहकर बह रहा था, लेकिन ये नॉवल नहीं है, बेसिकली एक नोवेला है। नोवेला क्या होता है? हर वो लिटरेचर का वर्क जो कि तकरीबन 40,000 वर्ड से बिलो होता है, उसको जो है ना वो इंग्लिश में नोवेला जो है ना वो कहकर पुकारा जाता है। उससे अबाउट जो वर्ड्स चल जाते हैं 50,000 60,000 वर्ड्स, वो नोवेल जो है ना वो होते हैं। तो ये जो नोवेल है ये बेसिकली बेस्ड है ऑन द इंसिडेंट ऑफ जेम्स हिल्टन्स फादर एंड अंकल। जेम्स हिल्टन के जो वालिद साहब हैं और उनके जो अंकल हैं, उनको ज़िंदगी पर मबनी है। जेम्स हिल्टन के एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंटरव्यू भी मौजूद है, FM का रेडियो का इंटरव्यू है, वो भी आप YouTube से जाकर सुन सकते हैं। और एक साइकोलॉजिकली फिक्शन है, बेसिकली एक नॉवल, कुछ रियलिटी के एलिमेंट्स भी बीच में शामिल हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना साइकोलॉजिकल फिक्शनल नॉवल है। एक थॉट प्रोवोकिंग नॉवल है जी, बहुत कुछ है इस नॉवल में। जैसे मैंने आपको बताया एक शाकार किस्म का नॉवल है, लिटरेचर है इसमें, हिस्ट्री है इसमें, बेशुमार खूबसूरत इवेंट्स हैं, कोर्स बड़े ज़बरदस्त इसमें जेम्स हिल्टन ने शामिल किए हैं। नफ्सियात का बड़े खूबसूरत अंदाज में इसमें जो है ना वो जायजा लिया गया है। फ्रेजेस बड़े ज़बरदस्त किस्म के फ्रेजेस और इडियम्स यूज़ हुए हैं। प्रॉब्लम्स डिस्कस हुए हैं ज़िंदगी के, सोशल लाइफ डिस्कस हुई है, साइंस डिस्कस हुई है, जब एटम बम और इन तरह की चीज़ों की जो है ना वो डिस्कस करता है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग एक पॉसिबल जो ज़िंदगी होती है इंसान की, उसको जो है ना वो डिस्कस किया गया, जिसमें आप देखते हैं कि एक इंसान जो है ना वो पैदा होता है, पैदा होने के साथ साथ उसको कौन सी मुश्किलात अब उसकी स्कूल लाइफ में, उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको मिलती हैं, फिर अच्छे और बुरे लोगों का उसकी ज़िंदगी में आना, उसके डियर वंस जो प्यारे लोग होते हैं उनका ज़िंदगी से चले जाना, वो कैसे हर चीज़ को बियर करते हैं, फिर उसके रिटायरमेंट की जो ज़िंदगी होती है तो वो कैसे होती है। तो सामो इसने हम सारों की जो ज़िंदगी है ना उसको बयान करने की कोशिश की है। तो हम इंपॉर्टेंट ईयर्स पर चलते हैं फ़ौरन, अपने टाइम्स आए कि बगैर कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी में। ओके, सो स्टूडेंट्स हमारे पास हैं जी मिस्टर चिप्स के इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं। आप इन ईयर्स की लिस्ट बना लो, साथ ये पॉइंट्स याद करने के लिए लिख लो अपने पास, और मैं इनको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करता जाता हूँ। आप उन पॉइंट्स को भी लिख लो, तो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपके पास जो है ना वो नोट्स तैयार हो जाएंगे मिस्टर चिप्स के हवाले से, जो कि यकीनन आपकी जो है ना वो मदद करेंगे एग्ज़ाम के दौरान। मिस्टर चिप्स का बैप्टाइज ईयर कहते हैं जी बॉर्न ईयर को, यानी मिस्टर चिप्स जिस साल पैदा हुए हैं वो 1848 है, 1848 का साल है जनाब मिस्टर चिप्स साहब की इस दुनिया में, इस जालिम दुनिया में आमद हुई थी।
1851 यानी जब मिस्टर चिप्स साहब की उम्र सिर्फ 3 साल थी तो एक ग्रेट एग्जीबिशन हो रही थी उस वक्त, ठीक है, लंदन के अंदर। इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन भी इसको कहा जाता है। क्वीन विक्टोरिया का ये टाइम इंग्लैंड में बादशाही का चल रहा था। शी वॉज अ क्वीन ऑफ द इंग्लैंड। 1837 में वो क्वीन बनी थी तो 1901 तक रही है। ग्रेट एग्जीबिशन में जनाब एक बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह के तौर पर मिस्टर चिप्स ने वो ग्रेट एग्जीबिशन को देखा था, तो ये उसका बाद में ज़िंदगी में वो कहता है कि मेरे लिए एक एजाज़ भी है। फिर हम आगे आ जाते हैं 1869 में, जब मिस्टर चिप्स साहब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील हो चुके थे, पढ़ चुके थे, ग्रेजुएशन कर चुके थे, और मेलबरे स्कूल नामी स्कूल उसने ज्वाइन किया है, जिसमें कोई अच्छा इतना ज़्यादा उसका वो नहीं रहा था वहाँ पर टेन्योर, और उसको 1870 में 1 साल मेलबरे में सर्व करने के बाद मिस्टर चिप्स साहब 1 साल के बाद अपनी हमेशा की जो मंजिल है वहाँ पर पहुँचते हैं, यानी कि ब्रॉकफील्ड में पहुँचते हैं 1870 के वक्त में। 1870 में ब्रॉकफील्ड में आने के बाद वो वहाँ पर ग्रीक और लैटिन के टीचर होते हैं, और फिर 26 साल बाद यानी 1896 के अंदर मिस्टर चिप्स की मुलाकात होती है जी कैथरीन के साथ। ये सारा इवेंट हम आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, तो अभी आपने सिर्फ ये पॉइंट याद रख लेना है कि कैथरीन के साथ जो मिस्टर चिप्स की मीटिंग है ग्रेट गेबल के मकाम पर, वो 1896 में हुई। 2 साल बाद जो लोग आते हैं उन्होंने जाना भी होता है, लेकिन कैथरीन थोड़ा जल्दी चली गई। सिर्फ 2 साल उसका स्टे था मिस्टर चिप्स के साथ। कैथरीन की उम्र 25 साल थी उस वक्त, मिस्टर चिप्स की उम्र आप देख सकते हैं कि 48 साल थी। तो मिस्टर चिप्स 2 साल कैथरीन के साथ रहने के बाद 1898 के अंदर कैथरीन और उसके न्यू बॉर्न जो बेबी था, उसका जो सन था, उसकी डेथ हो जाती है। तो एक बड़ा शॉकिंग न्यूज़ थी मिस्टर चिप्स के लिए। 1900 यानी मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी की 52वीं या 52nd सालगिरह के मौके पर मिस्टर चिप्स साहब को एक्टिंग हेड बना दिया गया ब्रॉकफील्ड का। क्या हुआ था जी, इस वक्त जो उस वक्त का प्रिंसिपल था मेल्ड्रम, उसकी अचानक डेथ हो गई थी। तो मिस्टर चिप्स साहब जनाब एक प्रिंसिपल के तौर पर, एक्टिंग हेड के तौर पर, एक्टिंग प्रिंसिपल के तौर पर थोड़े टाइम के लिए जो है ना वो ब्रॉकफील्ड को सर्व किया। 1908 के अंदर मिस्टर चिप्स का रोला बन गया था रो विद रॉल्स्टन। रॉल्स्टन जो है ना वो एक प्रिंसिपल था और मिस्टर चिप्स इसको पसंद नहीं करता था, ये भी मिस्टर चिप्स को नहीं पसंद करता था। इसको भी हम आगे थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। खैर ये 1908 यानी 1908 का जो साल है ना, ये उनकी झगड़े का साल है, उनके रो का साल है। 1911 एक मिस्टर चिप्स के लिए अच्छा साल था, क्योंकि मिस्टर चिप्स साहब की जान छूट चुकी थी राल्स्टन से, क्योंकि मिस्टर चिप्स राल्स्टन को पसंद नहीं करता था। तो राल्स्टन ब्रॉकफील्ड को छोड़ चुका था, वो किसी और इदारे में चला गया था। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी 1913 जब मिस्टर चिप्स की उम्र तकरीबन 65 बरस थी, तो मिस्टर चिप्स साहब ने रिटायरमेंट ले ली थी ब्रॉकफील्ड से। आपको याद होगा 2nd चैप्टर के दूसरे पेज पर इसका है कि मिस्टर चिप्स को जो कुछ चीज़ें नवाजी गई थी, जैसे राइटिंग डेस्क था, कुछ पेंशन थी, उसकी क्लॉक थी, तो वो उसको जो है ना दिए गए थे। 1917 में ये जंग का टाइम चल रहा था। चैटर्स ने मिस्टर चिप्स से रिक्वेस्ट की कि वापस आ जाओ जनाब। मिस्टर चिप्स साहब वापस आ गए ब्रॉकफील्ड, उन्होंने रीज्वाइन कर लिया ब्रॉकफील्ड को, और ब्रॉकफील्ड को दोबारा उन्होंने सर्व करना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर 1918 के अंदर 1918 के अंदर मिस्टर चिप्स साहब ने आखिरकार फिर जो अल्टीमेट रिटायरमेंट है वो ब्रॉकफील्ड से ले ली, और फिर आपने जो ये 85 साल का सफ़र करने के बाद, 85 ईयर्स का सफ़र करने के बाद 1933 में मिस्टर चिप्स का डिमाइस ईयर भी याद रख लें, यानी कि डेथ ईयर। तो इस वक्त जनाब मिस्टर चिप्स साहब ने इस जहान को रुखसत किया था, और फिर उस जहां की तरफ, वो किसी शायर ने भी कहा था ना कि मौत हिजरत है उस जहां की तरफ जिस जहां से हम यहाँ आते हैं, जिस घर से निकाले गए थे नासिर उस घर की तरफ लौट जाते हैं। ठीक है, तो मिस्टर चिप्स साहब भी अपने आखिरी घर की तरफ जो है ना वो लौट गए। एक और शेर यहाँ पर मुझे याद आ गया कि जिंदगी क्या है नासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन अज्जा का परेशान है। तो फिर यहाँ पर मिस्टर चिप्स साहब के डिमाइस ईयर आपने रखने हैं जी याद। नेक्स्ट स्लाइड में हम इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल्स हैं, इनफैक्ट ऑल द जो प्रिंसिपल्स हैं ब्रॉकफील्ड के, उनको डिस्कस करते हैं। चलें जी, ये है हमारी स्लाइड, ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ द ब्रॉकफील्ड इन द टाइम ऑफ मिस्टर चिप्स। अच्छा जी, मिस्टर चिप्स की ड्यूरेशन में ना, वैसे तो ब्रॉकफील्ड एक पुराना इदारा था, किसके दौर से चल रहा था जी, एलिजबेथ, क्वीन एलिजबेथ फर्स्ट के दौर से जो है ना वो चल रहा था, और अभी तक जो है ना वो
पूरे अपने आबोताब के साथ चल रहा था। लेकिन मिस्टर चिप्स के होते हुए जो प्रिंसिपल्स वहाँ पर आए, एक तो मिस्टर वेदरबाय था, और मिस्टर वेदरबाय मिस्टर चिप्स की पैदाइश से पहले ब्रॉकफील्ड का प्रिंसिपल बन चुका था, यानी 1840 के अंदर, और 1870 था, यानी इसे टोटल 30 साल ब्रॉकफील्ड को सर्व किया एक प्रिंसिपल के तौर पर। ठीक है, तो ये आपने पहला नाम याद रख लेना है मेल्डर वेदरबाय का। फिर मिस्टर मेल्ड्रम था 1870 से 1900 तक, 1870 से 90, ये भी 30 साल तकरीबन 3 डिकेड्स इसने ब्रॉकफील्ड को सर्व किया। फिर 1900 के अंदर मेल्ड्रम की वफात के बाद एक प्रिंसिपल रॉल्स्टन, जिसका हमने जिक्र पिछली स्लाइड में भी किया है, वो आया था। ठीक है, और इसने 1900 से लेकर 1911 तक सर्व किया था ब्रॉकफील्ड को। ये वो वाइड प्रिंसिपल था इन 5 प्रिंसिपल्स में जिसकी मिस्टर चिप्स से नहीं बनती थी और मिस्टर चिप्स के लिए से नहीं बनती थी। तो ये एक अलग क्वेश्चन भी आप जो है ना वो याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है चैट्रिस। तो चैट्रिस की ड्यूरेशन भी बेचारे की छोटी सी थी, तो ये भी गले की बीमारी का शिकार हुआ था 1917 के अंदर। 1911 से 17 यानी 6 साल टोटल हुआ था। और फिर अगला कोई 1-2 साल मिस्टर चिप्स ने सर्व किया था एक एक्टिंग हेड के तौर पर। और फिर जो एक कार्टराइट प्रिंसिपल था ये 1919 में आता है, और 1933 यानी ये वो साल है जब मिस्टर चिप्स की डेथ होती है। तो उस साल तक मिस्टर कार्टराइट जो है वो ब्रॉकफील्ड को सर्व कर रहा होता है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट इवेंट्स। तो 20 इवेंट्स जो है ना वो मैंने निकाले हैं। ओके जी, स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। तो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द स्टोरी। अच्छा, ये वो 20 इवेंट्स हैं जिनको अगर आपने देख लिया है ना, और साथ मेरी थोड़ी बहुत जो कोशिश है कमेंट्री करने की, आर एक इवेंट की कमेंट करने की, तो वो अगर आपने थोड़ी बहुत उसके नोट्स बना लिए तो आई अश्योर यू कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा इस नॉवल का तो आप काफ़ी हद तक एग्जाम के अंदर जो है ना वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। पहले है जी मिस्टर चिप्स की मीटिंग विद वेदरबाय। ये कौन सा साल है जी? ये 1870 का साल है, जिस साल मिस्टर वेदरबाय की डेथ होती है। तो वेदरबाय और मिस्टर चिप्स की मीटिंग होती है। वेदरबाय कुछ उसको एडवाइस करता है, जिसमें उसको टीचिंग के कुछ रूल्स बताता है कि अपना जो स्टूडेंट्स के साथ फ्री नहीं होना, स्ट्रिक्ट बिहेवियर रखना है, किसी को अलाउ नहीं करना कि वो तुम्हारे साथ ट्रिक्स करे, और इस तरह की कुछ पीस ऑफ एडवाइजेज होती हैं। यहाँ पर मिस्टर चिप्स को पता चलता है कि वेदरबाय बहुत अच्छा इंसान था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट पहले चैप्टर से ये है जी, मिस्टर चिप्स फर्स्ट क्लास इनकाउंटर विद कॉलेज। तो मिस्टर चिप्स की पहली क्लास आपको जरूर पता होना चाहिए जी, दैट वाज अबाउट 500 स्टूडेंट्स। ओह माय गॉड, 500 स्टूडेंट्स की क्लास थी। और उसी क्लास में एक जो इंसिडेंट हुआ था, कोले नामी एक लड़का था, उसने डेस्क लेट ड्रॉप किया था और मिस्टर चिप्स ने फिर उसको 100 लाइंस लिखने के लिए सजा दी थी। तो ये वो पहली पनिशमेंट थी जो मिस्टर चिप्स ने दी थी। मजीद ये कोले का जो नाम है ये एक ट्रेडिशन के तौर पर यूज होता था ब्रॉकफील्ड के अंदर, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कोले का बेटा, उसका नाम भी कोले था, और फिर उसका बेटा जो कि ग्रैंड सन था पहले कोले का, वो भी फिर ब्रॉकफील्ड का स्टूडेंट बना है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा ये नेक्स्ट फिर सेकंड चैप्टर में हम आ जाते हैं ब्रॉकफील्ड एज अ स्कूल कैसा था। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रॉकफील्ड एक अच्छा स्कूल था, बट इट वाज अ गुड स्कूल ऑफ द सेकंड रैंक। होते हैं कुछ लोग जो कि अच्छे तो होते हैं लेकिन इतने अच्छे नहीं होते। तो ब्रॉकफील्ड एक स्कूल था, इट वाज अ गुड स्कूल ऑफ द सेकंड रैंक, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर इसमें जो ब्रॉकफील्ड ने सर्व किया था, कुछ अच्छे अच्छे लोग पैदा किए थे, जैसे जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, बिशप्स थे, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर थे, ऑफिसर्स थे, और बेशुमार मर्चेंट्स, ताजिर लोग थे। तो ये ब्रॉकफील्ड एक स्कूल के तौर पर आपने याद रखना है। इसमें मजीद ये भी आपको पता होना चाहिए कि जॉर्ज वन के दौर में, यानी 17th सेंचुरी के स्टार्ट में ब्रॉकफील्ड को रीबिल्ड किया गया था। क्वीन एलिजाबेथ यानी 16th सेंचुरी के मिड में 1560-1565 में ब्रॉकफील्ड को बनाया गया था। ठीक है, तो ये एक अच्छा स्कूल था, सेकंड दर्जे का एक अच्छा स्कूल था। अच्छा जी, फिर हमारे पास आता है मिस्टर चिप्स का स्टेटस जो ब्रॉकफील्ड में कैसा था। मिस्टर चिप्स सब जब जवान थे, 19-20 साल की उम्र में, जब उन्होंने मिस ब्रॉकफील्ड को ज्वाइन किया था, तो वो बड़े जोशीले किस्म के इंसान थे, प्रिंसिपल बनना चाहते थे, सीनियर मेंबर बनना चाहते थे। लेकिन इस बंदे के साथ यानी मिस्टर चिप्स के साथ एक मसला ये था कि इसका डिसिप्लिन और जो क्वालिटीज ऑफ द डिग्रीज थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। सेकेंड डिवीजन की डिग्रीज थी, डिसिप्लिन अच्छा नहीं था, तो ये उसके कुछ मसाइल थे। लेकिन बाद में 40 साल की उम्र में ये अच्छी तरह सेटल हो जाता है ब्रॉकफील्ड में। 50 साल की उम्र में ये कॉलेज का ब्रॉकफील्ड का स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। फिर 60 साल की उम्र में
एक चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होता है। तो बहरहाल एक बहुत अच्छा मिस्टर चिप्स जो है ना वो रहा है टीचर भी। ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज जो है ना वो पढ़ाता था। नेक्स्ट है जी एंटरटेनमेंट विद स्टूडेंट्स। तो मिस्टर चिप्स का एक बड़ा अच्छा था कि मिस्टर चिप्स एक फ्रेंडली टीचर था, स्टूडेंट के साथ घुल मिल जाता था। इवन रिटायरमेंट के बाद उनको चाय पर बुलाता, उनको केक पेश करता बेकरी से लेकर, और वालनट केक बड़े खूबसूरत किस्म के और डिफरेंट किस्म की आइसिंग लगाकर, और ज़बरदस्त किस्म का जो है होता है। फिर मिस्टर चिप्स का कमरा जो था ना वो एक ज़बरदस्त किस्म का कमरा था, छोटा कमरा था, कंफर्टेबल था। मिस्टर चिप्स एंजॉय करता था अपने कमरे में, सनी कमरा था, सूरज की रोशनी उसमें पड़ती रहती थी। कमरे के अंदर में कुछ टर्की इवन अच्छी प्रोनाउंसिएशन टर्की कारपेट्स थी और टूटी फूटी थी वैसे बेसिकली। दीवारों पर एक्रोपोलिस वो पहली यूनान की जो है उधर की तस्वीरें लगी हुई थी, और कुछ क्लासिकल किताबें थी। मिस्टर चिप्स को आपको पता है डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ना पसंद थे, तो ये आपको कुछ पॉइंट्स उसमें पता होने चाहिए। ठीक है, क्लासिकल किताबें ज़ेनोफोन और इस तरह के राइटर्स, वर्जिल उसको पसंद था, वो पढ़ी थी। नेक्स्ट हमारे पास चौथा चैप्टर आता है, तो उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट इवेंट है, एक टर्निंग पॉइंट है मिस्टर चिप्स की जिंदगी का, वो है दी मीटिंग विद कैथरीन। तो यहाँ पर 1896 के अंदर मिस्टर चिप्स साहब की जो मीटिंग होती है कैथरीन के साथ, तो ये आपको एक याद रखना है। और वो कैथरीन का एडवेंचर रॉडन के साथ चिप्स साहब गए हुए थे वहाँ पर, और वहाँ पर जो है ना इसकी वो मीटिंग होती है वहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको जो है ना वो याद रखना है मिस्टर चिप्स की मीटिंग। ठीक है, कैथरीन के साथ 1896 के ईयर में। नेक्स्ट है जी मिस्टर चिप्स की इम्पैक्ट, सॉरी कैथरीन इम्पैक्ट ऑन मिस्टर चिप्स एंड ब्रॉकफील्ड। हाँ जी, क्या खूबसूरत लड़की मिस्टर चिप्स की जिंदगी में आ चुकी थी, और मिस्टर चिप्स को उसने फतह कर लिया था, और साथ साथ उसने ब्रॉकफील्ड को भी फतह कर दिया था, जिस तरह वो अलेक्जेंडर ने फतह किए थे इलाके को। तो कैथरीन जो है ना वो मिस्टर चिप्स को मुकम्मल चेंज कर दिया था। मिस्टर चिप्स जो एक ऑर्थोडॉक्स कन्वेंशनल और पुराने ख्यालात का बंदा था, नैरो माइंडेड था, वो एक ओपन माइंडेड बंदा बन गया, अच्छा इंसान बन गया, जॉक्स करने लगा, और इस तरह करके ना वो इसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर चेंज हो गई। ब्रॉकफील्ड में कैथरीन एक्टिवली पार्टिसिपेट करती, फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करती, इवन उसने एक वो मैच भी ऑर्गेनाइज कराया था जो कि ब्रॉकफील्ड के मतहत ही जो मिशन स्कूल था उसके साथ, वो एक बड़ा अच्छा हुआ था। एक रेडिकल औरत थी कैथरीन ब्रिजेस, और आगे का सोचने वाली, हमेशा आगे का बारे में, ब्रॉकफील्ड को आगे के बारे में एक नई लुक देने वाली, जबकि मिस्टर चिप्स एक पुराने ख्यालात का बना था। तो कैथरीन ने इसकी पूरी जिंदगी को और ब्रॉकफील्ड को चेंज करने की काफी हद तक कोशिश की, और इवन कोशिश कामयाब भी की। कैथरीन ट्रेजिक डेथ एंड अप्रैल फुल वीक 1 अप्रैल 1898, पहले अप्रैल 1898 को कैथरीन और उसके नए बच्चे की डेथ होती है, और अप्रैल फुलरी मिस्टर चिप्स को एक फेस होती है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता कि कैथरीन मर चुकी है, तो बच्चों ने जो है ना वो ब्लैंक पेजेस मिस्टर चिप्स को जो है ना वो पेश किए थे। तो मिस्टर चिप्स तो उस वक्त बेचारे को समझ ही नहीं थी, वो तो अपनी उस बेगम की डेथ में जो है ना वो डूबा हुआ था। अच्छा, चिप्स कि जिस तरह शख्सियत चेंज हुई थी कैथरीन के आने के बाद, इसी तरह कैथरीन के जाने के बाद भी मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ आई। यानी कैथरीन के साथ उसने जो है ना वो क्वार्टर में रहना शुरू कर दिया था, लेकिन कैथरीन के वफात के बाद वो दोबारा कवारों का जो क्वार्टर था उधर शिफ्ट हो गया। मजीद वो यकदम बुरा लगने लगा लोगों को, लोग उसको बुरा कहकर पुकारने लगे। तो इस तरह के कुछ चेंजिंग्स जो है ना वो आई थी। तो ये 20 इंपॉर्टेंट इवेंट से 10 हो चुके हैं, नेक्स्ट स्लाइड में 10 होंगे फिर हमारे पास। हाँ जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास आगे राफ्टन आ चुका था मिस्टर चिप्स की जिंदगी में। उसने कुछ एलिगेशन का मतलब होता है इल्ज़ाम, उसने कुछ इल्ज़ाम लगाए जिसमें वो कहता है कि चिप्स तुम्हारा जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो ओल्ड है, तुम्हारी ड्रेसिंग अच्छी नहीं होती, तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन के मसाइल हैं, और तुम ग्रीक और लैटिन जो कि डेड लैंग्वेजेस हैं वो पढ़ाते हैं। आज का दौर साइंस का दौर है, क्योंकि राफ्टन खुद एक साइंस का टीचर था। तो चिप्स जो है ना उस पर रिस्पॉन्स करता है कि जनाब राल्स्टन सुनो मेरी बात, ये जो तुम कल के लोंडे हो यानी कल के टीचर हो, तो मेरे तो जो क्या नाम है सिलेबस है वो एक्सेप्ट किया था, मतलब कबूल किया था वेदर बॉय ने, फिर मेलड्रम ने कबूल किया था, उन्होंने मुझे जो है ना रिकमेंड किया था, तुम कौन होते हो जो है ना ये कहने वाले। तो ये उनके जनाब कल कुछ कन्वर्सेशन हुई थी, जिस पर वो फिर जो ब्रॉकफील्ड के गवर्नर्स थे या चीफ ऑफ द गवर्नर थे उनका रिस्पॉन्स भी आया था। उन्होंने मिस्टर चिप्स की साइड ली थी और मिस्टर चिप्स को कहा था कि अगर तुम 100 साल तक ब्रॉकफील्ड के अंदर रहना चाहो तो तुम रह सकते हो।
1913 کے سال آتے ہیں جی، چپس ریٹائر ہو جاتے ہیں بروک فیلڈ سے فائنلی 65 سال اس وقت چپس صاحب کی عمر ہوتی ہے، اور چپس صاحب کہتے ہیں جناب بس اب میری بس ہو گئی ہے، اب میں اور نہیں پڑھا سکتا. تو چپس صاحب جو ہے نا وہ ریٹائر ہوتے ہیں. اور کچھ کیسے وہ فیئر ویل اسپیچ تھی اس کی، وہ آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی، جس میں کچھ جوکس تھے، کچھ ہسٹری کی ایونٹس مسٹر چپس بتاتے ہیں، لیمپ بوائز کا ذکر کرتا ہے، الیکٹرک بوائز کا ذکر کرتا ہے. تو اس طرح مسٹر چپس کی زندگی کا وہاں ایک بہت بڑا جو ایک آپ کہہ لیں کہ سلسلہ تھا وہ وہاں پر ختم ہوا. اس کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس آ جاتے ہیں جی وارئرز. آپ کو پتہ ہے ورلڈ وار 1 سٹارٹ ہو چکی تھی 1914 سے لے کر 1918 تک. تو یہ ڈیٹ بھی بڑی ضروری ہے، آپ نے یاد رکھنی ہے. 4 سال یہ ورلڈ وار 1، یعنی اس وقت اس کو کہا جاتا تھا کہ مدر آف آل دا وارس، تمام جنگوں کی ماں. یہ پھر جب ورلڈ وار 2 ہوئی تھی نا تو پھر اس کا ورلڈ وار 1 جو ہے نا اس کو کہا گیا تھا. تو مسٹر چپس کو ری جوائن کرنا پڑا جب بروک فیلڈ. کیا وجہ تھی اس کی؟ چیٹرس اس وقت پرنسپل تھا، تو چیٹرس صاحب بیمار ہو گئے تھے. پھر بہت سارے ٹیچرز نے جنگ کو جوائن کر لیا تھا، اسٹوڈنٹ سے جنگ کو جوائن کر لیا تھا. تو چیٹرس کو بڑی مشکلات تھیں، تو اس نے چپس سے ریکویسٹ کی کہ تم جناب واپس آ جاؤ اور اپنے تجربے سے کچھ آ کر بروک فیلڈ کو سنبھالو. تو چپس واپس آ گئے. اسی دوران 1917 کے اندر چیٹرس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور چپس کو دوبارہ ایک ایکٹنگ ہیڈ بنا دیا جاتا ہے بروک فیلڈ کا. اور پہلی مرتبہ چپس نے یہ محسوس کیا کہ وہ بروک فیلڈ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس وقت کیا ہوتا تھا جی، جب ڈفرنٹ قسم کے ایونٹس ہو رہے تھے جنگ کے، تو مسٹر چپس بچوں کو مصروف رکھتا تھا. کلاس کے دوران بچوں کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیتا تھا. ان ڈفرنٹ قسم کے بم وغیرہ جو پھینکے جا رہے تھے، شیلنگ ہو رہی تھی، تو مسٹر چپس بچوں کو جوک سناتا تھا ڈفرنٹ قسم کے اور ان کو مصروف رکھتا تھا اپنے لیسنس میں. ایک بیٹل آف سوم بڑی ضروری ہے یاد رکھنے کے لیے، 1916 کے اندر 1916 کے اندر جو ہوئی تھی، اور اس میں بروک فیلڈ کے 23 جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ مرے تھے. اور مسٹر چپس پھر اسٹنک مرچنٹ کہہ کر بلاتا ہے جو یہ ایٹم بم خیر اس وقت نہیں بنا تھا، دوسرے جو شیلنگ اور بم جو ہے نا وہ بناتے تھے. تو ان کو مسٹر چپس جو سائنٹسٹ تھے نا ان کو جو ہے نا وہ کیا کہہ کر بلاتا تھا جی، اسٹنک مرچنٹ کہہ کر بلاتا تھا. ٹھیک ہے. تو مسٹر چپس کیا کرتا تھا اس وقت؟ ہر سنڈے کی رات کو جو بچے مر جاتے تھے ان کے نام پکارا کرتا تھا، بولا کرتا تھا نام، اور مسٹر چپس کی آنکھوں کے سامنے ان بچوں کے چہرے جو ہے نا وہ ہوتے تھے. اور باقی تو سارے ان کے لیے نام ہوتے تھے، لیکن چونکہ چپس نے ان سارے بچوں کو پڑھایا ہوتا تھا تو چپس کے لیے بڑا مشکل تھا اس ساری چیز کو برداشت کرنا. تو چپس جناب اور ساتھ ساتھ آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے تھے. ٹھیک ہے. پھر 1918 کے اندر مسٹر چپس آخر کار ریٹائر ہو جاتا ہے فائنلی بروک فیلڈ سے، اور پھر وہ مسز وکٹس کے گھر میں رہنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگلے 15 سال 1918 سے لے کر 1933 تک مسٹر چپس ادھر ہی رہتا ہے. اور ان 15 سالوں میں کیا ہوتا ہے؟ وہ بچوں کے ساتھ ملتا رہتا ہے، بچوں کے بارے میں پوچھتا رہتا ہے، لوگ اس کے پاس آتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں چیزیں، تو مسٹر چپس ان کو بتاتا رہتا ہے. اس کے بعد مسٹر چپس واز کنسیڈرڈ اے کائنڈ آف پروفٹ اینڈ انسائکلوپیڈیا. ہاں جی، مسٹر چپس کو ایک پروفٹ کے طور پر جو ہے نا وہ مانا جانے لگا. یعنی جو چیز پوچھو، دنیا بھر کا کوئی سوال پوچھو، جناب آپ کو جواب دیں گے. اور پھر وہ انسائکلوپیڈیا تھا بچوں کے لیے. بچے اس کے پاس آتے تھے بروک فیلڈ کے، ان کو پتا تھا کہ یہاں پر ایک بڑے کوئی ایکسپیرینس بندہ رہتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آخر کار ہر جو ایک آپ کہہ لیں کہ عروج و پستی کی داستان میں عجیب الجھن سی آ پڑی ہے، وہ جو تخت شاہی پہ جا گزین تھا وہ آج در در گدا کیوں ہے. تو وہ عروج اور پستی جو ہے نا وہ اب شروع ہو چکی تھی. مسٹر چپس صاحب کی عروج تو ختم ہو چکا تھا، پستی تھی، اور اب پستی سے بھی پستی تھی. وہ سال تھا جب مسٹر چپس اپنی وصیتیں تیار کرتا ہے، اس میں کچھ پیسے وہ مسز وکٹس کو دے دیتا ہے، کچھ وہ بروک فیلڈ میں اسکالرشپ کے لیے رکھتا ہے، پھر وہ وشز کرتا ہے، کچھ خواہشات کرتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ میں نے اتنے زیادہ زندگی میں ایڈونچرس جو ہے نا وہ نہیں دیے. تو یہاں پر ہمیں ایک رائٹر جیمز ہلٹن میسیج دینا چاہتا ہے کہ زندگی انجوائے کرنے کا نام ہے. پھر وہ مسٹر چپس کا ایک وش ہوتی ہے کہ اس نے کوئی ڈیبیٹ پروگرام میں حصہ نہیں لیا، تو وہاں پر بھی ہمیں میسیج دیا جاتا ہے کہ ہمیں ڈیبیٹس کرنی چاہیے، اچھی ڈیبیٹ، ہیلدی ڈیبیٹس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس طرح پھر مسٹر چپس کی ٹریجک ڈیتھ سین، لازمی ایک کوشچن آ سکتا ہے کہ ڈیتھ سین کیا تھا جی مسٹر چپس کا، وہاں پر کون کون سے لوگ موجود تھے. آخری چیپٹر کے سٹارٹ پر ہے جس میں کارڈ رائٹ ہے، مسز وکٹس ہے، ڈاکٹر میری ویل ہے جو مسٹر چپس کا جو آگے ہم کریکٹرز میں ڈسکس کریں گے. اس طرح کے کچھ لوگ ہیں تو وہاں پر جو ہے نا ہوتے ہیں. تو اس طرح مسٹر چپس کا وہاں پر جو ہے نا وہ آخری ڈیتھ سین جو ہے نا وہ آپ کو یاد رکھنا ہے. کارڈ رائٹ میں پھر دوسرے دن جو ہے نا وہ مسٹر چپس کی جو ہے نا وہ ڈیتھ اناؤنس کی تھی بروک فیلڈ کے اندر.
تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ امپورٹنٹ میجر اور مائنر کریکٹرز کو جو کہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. اوکے جی, یہ ہمارے پاس میجر کریکٹرز ہیں. اس میں ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو کریکٹرز کی لسٹ ہے اس میں میں نے وہ پرنسپلز جو ہے نا وہ یہاں پر یوز نہیں کیے اور نہ ہی میں نے ان کو بیچ میں شامل کیے. یہ جو پرنسپلز کی لسٹ ہے تو یہ آپ نے سارے جو ہے نا یہ آپ کے پرنسپل یہ میجر کریکٹر ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو آپ نے ایک میجر کریکٹر کے طور پر ہی یاد رکھنا ہے. اس کو میں نے ادھر شامل نہیں کیا. ادھر ہمارے پاس جو کریکٹرز ہیں اس میں ایک آتا ہے ہمارے پاس مسٹر میری ویل. تو میری ویل کون تھا جی؟ میری ویل ڈاکٹر تھا جو ہر 14 دنوں کے بعد مسٹر چپس کو وزٹ کیا کرتا تھا, ٹھیک ہے, اور اکثر کہتا تھا کہ جناب تم جو ہے نا وہ اتنے جلدی نہیں مرنے والے. ہاں, پھر مسز وکٹس کو جو ہے نا یہ بھی کہتا تھا کہ سردیوں میں تھوڑا مسٹر چپس کا خیال رکھنا. تو میری ویل کا تھوڑا سا رول ہے پہلے چیپٹر میں اور پھر آخری چیپٹر میں ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر میری ویل کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری ویل مسٹر چپس کے بارے میں کہتا تھا کہ تم جو ہے نا وہ نیچرل ڈیتھ مرو گے, کسی بیماری سے نہیں مرو گے. پھر ہمارے پاس جو میجر کریکٹر میں مسز وکٹس آتی ہے, ٹھیک ہے. مسز وکٹس وہ ایک براک فیلڈ میں لینن روم تھا, وہاں کی انچارج کی رہی تھی, اور پھر مسٹر چپس نے یہاں سے اس سے ایک کمرہ لیا ہوا تھا رینٹ پر, اور مسٹر چپس صاحب وہاں پر رہتے تھے. مسٹر روڈن جو تھا نا وہ مسٹر چپس کا کولیگ تھا, ٹھیک ہے. اور 1896 کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 1896 کے اندر جب چپس صاحب جاتے ہیں گریٹ گیبل پر چھٹیاں گزارنے, سمر ویکیشن, جس سمر ویکیشن میں کیتھرین سے ملاقات ہوتی ہے, تو یہ روڈن نامی بندہ ہی اس کے ساتھ تھا, ٹھیک ہے. تو روڈن کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ روڈن کون تھا. یہ واز اے کولیگ, اور یہ واپس پھر آ گیا تھا. وہاں پر کیتھرین پھر آ جاتی ہے, اس کا پورا نام کیتھرین برجس تھا, 25 سال اس کی عمر تھی, ٹھیک ہے. بلو فلیشنگ آئز تھی, خوبصورت لڑکی تھی, اٹریکٹیو تھی, اسمائلی تھی, ریڈیکل تھی, کیا کچھ نہیں تھی. اچھا, تو یہاں پر مسٹر چپس سے اس کی ملاقات ہوتی ہے جب یہ اوپر کسی چٹان پر کھڑی اپنی دوست کو بتا رہی ہوتی ہے کہ دیکھو میں کتنی اوپر آ چکی ہوں, اور چپس جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ جناب لڑکی تو کسی مشکل میں ہے. چپس لپکتا ہے, بھاگتا ہے, دوڑتا ہے اس کو جان بچانے کے لیے, لیکن وہ بیچارہ اپنی جو اینکل ہے اس کو موچ آ جاتی ہے. تو یہاں پر کیتھرین سے اس کی جو ہے نا وہ ملاقات ہوتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو امپورٹنٹ کریکٹر پوچھا جا سکتا ہے وہ میکس اسٹیفل ہے. میکس اسٹیفل مسٹر چپس کا ایک جرمن ماسٹر تھا جو کہ مسٹر چپس کا دوست تھا, اور جرمنی سے اس کا تعلق تھا. براکفیل میں کچھ عرصہ پڑھاتا رہے, ٹھیک ہے. تو بعد میں جو ہے نا یہ پھر واپس چلا گیا تھا, تو مسٹر چپس جب بیمار تھا تو ادھر گیا. پھر ہمارے پاس ایک اور جو میجر کریکٹر کے طور پر آپ شامل کرو گے وہ لن فورڈ ہے, کیونکہ لن فورڈ جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ تھا جس نے آخر پر ایک بڑا اہم کردار ادا کیا تھا. جب وہ مسٹر چپس سے ملنے آتا ہے تو مسٹر چپس جو ہے نا کو جاتے ہوئے جو ہے نا یہ بچہ کہتا ہے کہ گڈ بائی مسٹر چپس. تو مسٹر چپس کو پھر مسز وکٹس کہتا ہوں کیتھرین بریجز یاد آتی ہے جو اس نے شادی والی رات کہا تھا کہ گڈ بائی مسٹر چپس. تو لن فورڈ کا یہ والا رول آپ نے یاد رکھنا ہے. تو یہ کچھ میجر کریکٹرز سے جو آپ نے ذہن میں رکھنے. مائنر کریکٹرز کی بات کرتے ہیں. تو جو مائنر کریکٹرز ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ, اس میں موسٹلی آپ کے پاس مسٹر چپس کے اسٹوڈنٹس ملیں گے, ماں سوائے یہ 3 کریکٹرز کے علاوہ مسٹر جونز, اولڈ گریبل اور سر جان ریور. ان کے علاوہ جو باقی ہیں وہ آپ کو صرف مسٹر چپس کے اسٹوڈنٹ ملیں گے. کولن جو پہلا اسٹوڈنٹ تھا مسٹر چپس نے جس کو پنش کیا تھا, پھر اس کا بیٹا اور پھر اس کا بیٹا, یہ 3 ہی تھے اور نہیں تھے. یہ 3 لوگ جو ہے نا وہ آئے تھے براک فیلڈ میں ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. میجر کولنگ ووڈ, تو یہ ایک کولنگ ووڈ مسٹر چپس کا اسٹوڈنٹ تھا. یہ اس کو مسٹر چپس نے ایک دفعہ تھپڑ مارا تھا جمنیزیم کے روف یعنی چھت کے اوپر چڑھنے کی وجہ سے. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یونگ فالکنر یہ وہ اسٹوڈنٹ تھا جس دن مسٹر چپس کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو یہ مسٹر چپس سے بار بار کہہ رہا تھا کہ جناب میرے کچھ مہمان آئے ہیں اور میں جانا چاہتا ہوں. تو مسٹر چپس یس یس کہہ رہا تھا. تو آخر پر پھر مسٹر چپس اس کو کچھ اس طرح سے جواب دینا چاہتا تھا کہ جناب تم میری طرف سے جہنم میں جاؤ, میرا بیٹا مر چکا ہے, میری بیوی مر چکی ہے, اور میں چاہتا ہوں میں بھی مر جاؤں. تو یہ یونگ فالکنر ایک مائنر کریکٹر ہے. مسٹر جونز یہ اسٹرائکر تھا. رالسٹن کے ٹائم میں 1908-1909 کے اندر 1908-1909 کے اندر ایک اسٹرائک ہو رہی تھی, ریلوے اسٹرائک, جس میں ریلوے کے ملازمین اپنے ڈپارٹمنٹ کے خلاف اکٹھے ہوئے تھے. تو مسٹر جونز جو ہے نا وہاں پر اس کی ملاقات ہوتی ہے. مسٹر جونز کون تھا جی؟ مسٹر جونز تھا جسٹ اے منٹ ہاں جی, مسٹر جونز جو تھا یہ وہ انچارج تھا سگنل باکس کا, جو کہ ریلوے کا یہ ملازم تھا اور انچارج تھا. پھر ہمارے پاس گریسن آتا ہے. گریسن وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جس کا والد ٹائٹینک میں ڈوب کر مرا نہیں تھا, بچ گیا تھا
1915 के अंदर और 1912 के अंदर, या आप मेरी चेक कर लेना। तो ये ग्रेसन का वाले टाइटैनिक पर था और फिर उन लोगों में शामिल था जिसको बचा लिया था। नेक्स्ट हमारे पास फॉरेस्टर आता है। तो फॉरेस्टर के बारे में आपने याद रखना है कि ही वाज द स्मॉलेस्ट बॉय इन द हिस्ट्री ऑफ द ब्रॉकफील्ड। ठीक है, तो ब्रॉकफील्ड की हिस्ट्री में ये सबसे छोटा बच्चा था। और गेबल ये स्कूल का बटलर था, कॉन्साबन टाइप। और सर जॉन रिवर हमारे पास एक माइनर कैरेक्टर के तौर पर आता है, जिसको पूछा जा सकता है बहरहाल के सर जॉन रिवर कौन था। तो जॉन रिवर साहब थे, ये गवर्नर ऑफ द ब्रॉकफील्ड थे। ठीक है, और ये मिस्टर चिप्स के हक में थे कि मिस्टर चिप्स जो है ना वो मिस्टर चिप्स को ब्रॉकफील्ड में रहना चाहिए। इसके अलावा एक करेक्टर यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आपने याद रखना है, लॉर्ड जॉर्ज। ठीक है, जो कि प्राइम मिनिस्टर था ब्रॉकफील्ड का, और जो है ना वो मिस्टर चिप्स उसके बारे में कुछ कमेंट भी करता है जो कि प्रिंसिपल साहब को पसंद नहीं आता। तो ये कुछ पॉइंट्स है बेटा जिसको हमने स्टार्ट किया था यहाँ से कि कब पब्लिश हुआ था। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट ईयर डिस्कस किए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स डिस्कस किए हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने डिस्कस किए हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स डिस्कस किए हैं सारे। ठीक है, फिर हमने मेजर और माइनर्स करैक्टर्स डिस्कस किए हैं। ये कुछ था हमारी स्टोरी में। अगर आपने ये 30 मिनट का जो लेक्चर है ना इसको 1-2 दफ़ा देख लिया तो मेरा नहीं ख्याल कि इस स्टोरी में कोई चीज़ आपके लिए बच जाएगी। काफ़ी हद तक ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। और कहाँ से मिस्टर चिप्स ने हमने स्टोरी उसकी शुरू की थी और कहाँ पर जो है ना हमने वो ख़त्म की है। तो फिर आखिर पर मैं क्या कहूँगा इसके अलावा कि थक गए होंठ तेरा नाम भी लेते लेते, एक ही लफ्ज़ की तकरार कहाँ तक जाती, तू बहुत दूर गया मुझसे, मेरी आवाज़ मेरे यार कहाँ तक जाती है। तो मिस्टर चिप्स साहब 1933 में हमसे जुदा हो गए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।